नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति फेल होती नजर आ रही है। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के आवास पर एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए, लेकिन वीआईपी इलाके में मंत्री के घर पर हुई इस घटना ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के लखनऊ स्थित घर में एक युवक की हत्या हुई है। आपको बता दें कि युवक का खून से लथपथ शव कमरे में बेड के पास मिला है। उसके सर पर गोली मारी गई है। वहीं वारदात को मंत्री के बेटे विकास उर्फ आशु के लाइसेंसी पिस्टल से अंजाम दिया गया है और शव के पास ही पुलिस ने पिस्टल बरामद की है। विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है। उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज छानबीन की जाएगी। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए थे और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी भी सारी चीजें हम लोग तहकीकात करेंगे। वहीं मृतक विनय के परिजनों ने आरोप लगाया कि विनय की गोली मारकर हत्या की गई है। घर का सीसीटीवी भी बनता। विनय के कपड़े भी फटे हुए थे। उसकी घड़ी ऊपर गमले में मिली। सिर से सटाकर उसे गोली मारी गई। जांच के लिए स्निफर डॉग्स को ऊपर नहीं जाने दिया गया। दरअसल मृतक के भाई ने बताया कि ज्यादातर वक्त विनय मंत्री के बेटे विकास के साथ रहता था। मेरे भाई की साजिश के तहत हत्या की गई है। उसकी गोली मार के हत्या की गई है। वहाँ पर 3 लोग मौजूद थे, अजय रावत, समीम बाबा और अंकित वर्मा। और वहाँ पर जो 3 लोग थे, मुझे तो यही लग रहा है कि कुछ उससे झड़प हुई है। झड़प के होते हुए उसकी हत्या की गई है। किसका घर था वो, और जो पिस्टल से गोली मारी वो विकास किशोर जी का घर था। माननीय मंत्री जी के लड़के का घर था और विकास किशोर जी वहीं पर रहते थे। वहीं पे मेरा भाई उनके साथ रहता था। उनके साथ दिन भर रहता था। क्षेत्र में जाना या कहीं भी जाना, उनके साथ रहना होता था उसका। और घर भी देर रात में आता था। तो ये जो पिस्टल बरामद हुई है जिससे गोली मारी गई है, जी वो विकास किशोर जी की है। जिस वक्त ये गोली मारी गई, क्या विकास किशोर वहाँ मौजूद थे? नहीं, विकास किशोर वहाँ नहीं थे। वहाँ मौजूद नहीं थे। तो क्या लगता है, किस पर शक है आपको? जी अब देखिए, जैसे रिवॉल्वर है या इसमें है, तो अब ये तो पिस्टल है, तो वो तो जो भी पिस्टल रखता है तो वो होता है वहाँ पर अब ये क्या मैं बता सकता हूँ कि कोई वहाँ पर है कि नहीं है, वहाँ पर था कि नहीं था, अब मैं इसके लिए कुछ नहीं बता सकता। गौरतलब है कि इस मामले में केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज सीट से भाजपा सांसद कौशल किशोर का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उनके इस बयान ने घटना को एक नया मोड़ दे दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि घटना के वक्त उनका बेटा घर पर मौजूद ही नहीं था। मुझे घटना की सूचना मिली है तो मैंने पुलिस कमिश्नर से बात करके घटना की जानकारी ली। अभी मामले की जांच चल रही है। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। मौके पर विकास किशोर नहीं था, उसकी पिस्टल बरामद हुई है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। विनय श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई। हत्या में विकास पर भी आरोप है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए कौशल किशोर जी हैं। सर, जिस तरीके से विकास पर हत्या का आरोप है क्योंकि उनकी पिस्टल का ही इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर के आप किस तरीके से देख रहे हैं? विकास पर हत्या का आरोप नहीं है क्योंकि विकास यहाँ मौजूद नहीं थे। विकास दिल्ली में थे। हाँ, विकास दिल्ली गए थे तो अपनी पिस्टल जो है अपने घर पर रख करके गए थे क्योंकि वो पिस्टल को ले नहीं जा सकते थे, इसलिए घर पर रख करके गए थे। पिस्टल उनको कैसे मिली, किसको मिली, ये पुलिस जो लोग भी घर में थे उनको पुलिस गई है, ले गई है, उनको जांच पड़ताल कर रही है। इसका खुलासा होगा। सर, जिस तरीके से आपका जो आवास है, उस आवास पे आखिर विकास के साथ और कौन लोग रहते थे? क्योंकि जिस समय घटना हुई अगर विकास नहीं थे तो उस घर में और लोग थे, तो वो लोग किस आधार पे थे? नहीं, वो लोग घर पे रुकते थे। विनय भी घर पे रुकते थे और विनय से उनके भाई से 1:20 पे बात हुई है। विनय के भाई ने मुझे बताया कि बात भी हुई थी और विकास नहीं थे, फिर भी ये दोस्त होने के नाते घर की सुरक्षा के कारण ये लोग घर पे रुकते थे। सर, जाहिर सी बात है कि पिस्टल जैसे उनकी है, लापरवाही रही है। पिस्टल आखिर उनके हाथ में लगी, पिस्टल को
जो है लॉक करके जाना चाहिए था। पिस्टल जैसे उनके हाथ लगी तो क्या पिस्टल क्या खुले में रहती थी या उन लोगों को जानकारी थी कि पिस्टल कहाँ? ये खुले में पिस्टल नहीं रहती थी। पिस्टल वो अपने घर में ही रख के जाएगा व्यक्ति, कोई भी। आप भी होते तो अपने घर में ही रख करके जाते। पिस्टल उनको कैसे मिल गई इसका खुलासा जो लोग मौजूद थे वहाँ पे उनको पुलिस ले गई है, वो खुलासा करने का काम करेंगे। इसमें कोई लापरवाही का मैटर नहीं था। पिस्टल मिली कैसे, घटना कैसे हुई, इसकी जानकारी पुलिस जांच के दौरान पता चलेगा। सर, इसमें एक अहम सवाल ये हो जाता है, जैसे घर में जो लोग मौजूद थे उसके बाद बताया सुबह कुछ लोग आए, दरवाज़ा खटखटाया, फिर पिछले दरवाजे से एकाएक आना, फिर गोली मारना। क्या जो गोली मारी गई वो लोग लेके आए थे? ऐसा कुछ पुलिस से आपकी बातचीत हो पाई? क्या कुछ अभी तक तफ्तीश में निकला? नहीं, इस तरीके की बात नहीं है। पुलिस इसके लिए जाँच कर रही है और जो लोग घर में मौजूद थे वो उस समय भी मौजूद रहे जब पुलिस आई, और उन्होंने पुलिस को फ़ोन करके बुलाया भी। हमने भी जब पता चला तो कमिश्नर साहब को फ़ोन करके मैंने पूरी घटना के बारे में बताया। इस तरह का कोई मैटर नहीं है। घटना क्या है ये वो जो लोग मौजूद थे उस घर में, वो घटना कैसे घटित हुई वो लोग ही बता पाने का काम करेंगे, जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। पुलिस अगर इसमें आपका सहयोग मांगती है घटना को लेकर के, क्योंकि आपके बेटे का नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो आप लोग किस तरीके का सहयोग करेंगे? पूरा सहयोग करेंगे, जांच में पूरा सहयोग करेंगे। विनय के परिवार के साथ हैं और विनय की मौत कैसे हुई है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, उनके परिवार के साथ हैं। सर, क्या विकास दिल्ली से लखनऊ आ चुके हैं या अभी वो दिल्ली में ही है? नहीं, विकास लखनऊ अभी आए नहीं है। विकास की 1 बजे की फ़्लाइट है और 1 बजे की फ़्लाइट से लखनऊ पहुंचेंगे। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जिसे बात हुई है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस समय ये घटना हुई उस वक्त जो विकास था वो लखनऊ में न होकर दिल्ली में मौजूद था। लेकिन इस घटना को लेकर के साफ तौर से कहा जा रहा है कि पुलिस जो भी सहयोग करेगी उस सहयोग में पूरी तरीके से ये अपना सहयोग योगदान देंगे और इस घटना के खुलासे के लिए ये भी पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के लखनऊ स्थित घर पर हुई इस घटना से लोगों को झकझोर कर रख दिया। मृतक के पास ये पिस्टल कैसे पहुंची, किन परिस्थितियों में गोली चली, किसने गोली चलाई, क्या कोई बाहरी वहां आया था और यह हत्या है या फिर आत्महत्या? ऐसे कई सवाल हैं जो इस घटना के बाद उठ खड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और घटना से जुड़ी सारी चीजों को खंगाल रही है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि इससे पहले बहू को लेकर के जो मामला था, लेकिन अब इस बार हत्या को लेकर जो मामला सामने आया। क्योंकि इस वक्त हम तस्वीर आपको उसी घर की दिखाएंगे जहां पर इस समय एक हत्या की घटना हुई है। क्योंकि जो बात की जाए कौशल किशोर के बेटे विकास की, क्योंकि विकास का जिस तरीके से एक घर देख रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से एक हत्या हुई है, हत्या के मामले में बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 4 बजे के करीब यहाँ पे हत्या की वारदात हुई है और जिस तरीके से हत्या की गई उस वक्त यहाँ पर 3 से 4 लोग मौजूद थे। जिस समय ये मौजूद थे उसी समय जिस गोली से मारकर हत्या की गई वो रिवॉल्वर फिलहाल कौशल किशोर के बेटे की बताई जा रही है। लेकिन अभी तक इस मामले में जिस तरीके से बात की जाए, पुलिस ने जो यहाँ पे तफ्तीश की है, तफ्तीश करने के साथ साथ फॉरेंसिक टीम बुलाई और इस मामले में कौशल किशोर की बात की जाए तो कौशल किशोर का भी साफ कहना है कि इस मामले में जाँच की जाए। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि कौशल किशोर ने अपने बेटे के यहाँ न होने की बात कही है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से यहाँ पर 3 से 4 लोग मौजूद थे, पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने जो शव को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन परिजनों की तरफ से जो तहरीर मिली है उसके आधार पर जांच करने का दावा कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से इस घर में घुस करके गोली मारकर हत्या की गई, वो रिवॉल्वर जिस तरीके से कौशल किशोर के बेटे की बताई जा रही, तो इस मामले में आखिर पुलिस क्या रुख अपनाती है? क्योंकि पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इसमें कम से कम 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। लव जिहाद का मामला गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी वैशाली से सामने आया है, जहां रहने वाली पिंकी गुप्ता पिछले कुछ सालों से रेड रॉक्स जिम रिसेप्शन पर काम करती थी और पिछले 3 महीने से घर वालों से अलग रह रही थी। लेकिन बीती रात लड़की का शव पंखे से लटका हुआ मिलता है, जिसके बाद परिजनों ने शव रखकर जमकर हंगामा काटा। इतना ही नहीं, परिजनों ने आरोप लगाया है कि लड़का मुस्लिम था और लड़की को जबरन प्रेम जाल में फंसा रखा था। परिजनों ने बताया कि लड़का पहले से शादीशुदा भी है। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और फिर देर रात लड़की को मार पंखे से लटका दिया और मौके से फरार हो गया। परिजनों ने पुलिस पर सही कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। 4 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में थी। लड़के ने उसका पूरी तरह ब्रेन वॉश कर रखा था, हमसे अलग कर दिया था। लड़के ने उसे सपने दिखाए कि हम तुझे अपना घर का खुद का घर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसका मतलब धोखा दिया उसने, बल्कि वो खुद फैमिली वाला मैरिड था। रात लगभग 10:30 बजे
थाना कौशाम्बी को एक सूचना मिलती है कि हमारे ही वैशाली चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्ची जो कि पिछले 4 सालों से यहाँ पर निवास कर रही थी, उसका पंखे से लटका हुआ शव मिला है। तत्काल कौशाम्बी पुलिस मौके पर जाती है, शव को अपने कब्जे में लेती है और शव का पंचायतनामा करा के आज हम उस बच्ची का पोस्टमार्टम करा रहे हैं। परिजनों से हमारा संपर्क हो चुका है, परिजनों ने तहरीर दी है, हम उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है हम लोगों ने। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भी आगे की धाराएं बढ़ेंगी हम उसको बढ़ाएंगे और अभी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और वांछितों की गिरफ्तारी के लिए कुल 5 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बता रहे हैं कि लड़की ने आत्महत्या नहीं की है और पुलिस उसको आत्महत्या बनाने की कोशिश कर रही है। मैं पुलिस से निवेदन करता हूं और योगी जी से भी निवेदन करता हूं कि इस केस को थोड़ा सा हार्ड करके लें, क्योंकि ये लफ्ज़ जिहाद का मैटर है, जिसके कारण अगर उस लड़की ने फांसी भी लगाई है या वो आत्महत्या नहीं है तो मैं दोनों में ही इसको लफ्ज़ जिहाद की तरफ से देख रहा हूँ। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ रेप का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित किशोरी का कहना है कि सलमान नाम के युवक ने मुझे पहले बहला फुसला कर ऑटो में बैठा लिया और इसके बाद उसके 2 और साथी ऑटो में बैठ गए। इसके बाद ऑटो चालक सलमान व उसके 2 अन्य साथियों ने मेरे साथ बदतमीजी करने शुरू कर दी। बदतमीजी इस हद तक करती कि मेरे साथ जबरदस्ती मेरे कपड़े उतार दिए और मेरे साथ दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस को दी है, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर पीड़ित ने लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर से न्याय की गुहार लगाई है। माननीय विधायक जी, पहली बात तो बाहर थे, मैंने संपर्क करने की कोशिश की थी और मेरा मोबाइल खो गया था, इस वजह से संपर्क मेरा नहीं हो पाया। मैं भी गाँव में था। दूसरे दिन मेरे को पता लगा ऐसे घटना हो गई है। यहाँ थाने वालों ने 24 घंटे के बाद तो उसका मेडिकल करवाने का आश्वासन दिया, कभी थाने भेज देते, कभी चौकी भेज देते, और लड़की जो है 2 के नाम बता रही क्लियर के। मेरे को होश जब तक था, 2 लोगों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी से पेश आए थे और बारी बारी से दुराचार किया था और फिर भी दरोगाजी कह रहे थे नहीं, एक को मैं अन्य में ही रखूँगा। जब मकान का फोटो खिंचवा दिया गया, बेड का फोटो खिंचवा दिया है, चादर का फोटो खिंचवा दिया, फिर अब तक मकान मालिक के ऑटो वाला अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। रायबरेली से दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां घटना प्रयागराज मार्ग पर स्थित प्यारेपुर गांव के पास की है, जहां रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर घर वापस आ रहे बाइक सवार परिवार को रोडवेज बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक में बैठी 1.5 वर्ष मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है और पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर अतुल पांडे, येमो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ड्राइवर। डॉक्टर साहब ये एक्सीडेंट का मामला है। हाँ, ज्योति, अंश और राजेंद्र 3 लोग आए हैं, जिसमें अंश बच्चा है। तो ज्योति और अंश को चोट भी है काफ़ी, यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट करके एडमिट किया गया और राजेंद्र को तो बस हल्का फुल्का हाथ में था, वो एडमिट नहीं है। गोंडा में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला तहसील करनैलगंज से सामने आया है, जहां वरासत के नाम पर अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आपको बता दें कि आए दिन जिले के सरकारी संस्थानों में फरियादियों से सुविधा के नाम पर वसूली का वीडियो वायरल होता रहता है, जो सरकार की भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस के दावे पर तमाचा लगा रहा है। के नाम पर लेखपाल साहब हमको बार बार दौड़ाए और जब मैंने उनको सारा पेपर दे दिया, उसके बाद उन्होंने पैसे की डिमांड की और ज़्यादा रकम की डिमांड की और उसके बाद हमारे पास 1000 रुपया था उस समय, मैंने उनको दे दिया। उसके बाद उन्होंने मेरी वरासत की। उसके बाद हम अभी तक वो सोशल मीडिया पर इसलिए नहीं वायरल कर रहे थे कि हमारी वरासत रोक देंगे लेखपाल साहब, तो उन्होंने पैसा लेकर मेरी वरासत की। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर जो यहाँ नोच रहे हैं योगी सरकार में। हम सब योगी के भक्त हैं। खबर रायबरेली से है, जहां भदोखर थाना क्षेत्र के बेटा खुर्द गांव में खेतों में जानवर जाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी विवाद हो गया और बाइक जला दी गई। मारपीट की घटना में कई लोग घायल भी हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मारपीट करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सर, भदोखर थाना क्षेत्र के अंदर एक घटना हुई है, बाइक जलाई गई है, क्या है पूरा मामला सर?
मधुकर थाना क्षेत्र में कल रात जानवरों के खेत चरने के बारे में दो पक्षों का झगड़ा हुआ है और उस झगड़े में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष की एक बाइक वहाँ रखी थी, उन्होंने जला दी है और आपस में मारपीट लगी है। इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौके से कई लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें मुकदमा लिख करके विधिक कार्रवाई कराई है। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली से है, जहां पुलिस ने बीती 25 अगस्त को शातिराना तरीके से हुई 50 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें पुलिस ने खुलासा किया है कि लूट करने वाला कोई और नहीं पीड़ित का सगा साढ़ू था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना तब हुई थी जब पीड़ित जमीन खरीदने के लिए 50 लाख रुपए लेकर अमरोहा तहसील जा रहा था। शातिराना तरीके से लूटने के बाद साढ़ू और उसके अन्य 6 साथी फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस के जरिए सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, गाड़ी और मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। दिनांक 25 अगस्त को थाना डिडौली क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति ज़मीन का बैनामा कराने के लिए लगभग 50 लाख रुपए लेकर अपने साथियों के साथ में जा रहे थे। रास्ते में इनको गुमराह करके, बातों में उलझा करके टप्पेबाजी की घटना की गई थी, जिसमें इनके पूरे पैसे बैग से लेकर कुछ मोटरसाइकिल सवार वहां से भाग गए थे। इस पूरे मामले में हमारी कई टीमों का गठन हुआ था। वृहद स्तर पर टीमें गठित करके सीसीटीवी कैमरों को देखा गया और सीसीटीवी कैमरों के विश्लेषण से इस पूरी घटनाक्रम में 3 मोटरसाइकिलें और एक स्कॉर्पियो प्रयोग में लाई गई प्रकाश में आई हैं। फ्रॉड का अतरंगी मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम से सामने आया है, जहां एक युवक खुद को पेटीएम कर्मचारी बताकर दुकानदारों का फोन लेकर उनके साथ देखा करके अकाउंट से लोन ले लेता था। दरअसल वो युवक केवाईसी के नाम पर दुकानदारों से फोन लेता था और बड़ी चालाकी से लोन लेकर गायब हो जाता था। गाजियाबाद पुलिस ने फ्रॉड करने वाले शख्स को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी अलीगढ़ का रहने वाला है और उसके पास से लगभग 1 लाख रुपए, 3 मोबाइल, 17 सिम, कई लोगों के आधार कार्ड और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस पर पुलिस ने बताया कि इस बात का खुलासा तब हुआ जब छोले कुलचे की ठेली लगाने वाले व्यक्ति ने अपने साथ हुए फ्रॉड के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने केस की छानबीन शुरू की और आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली। देखिए, विगत दिनों इंदिरापुरम पुलिस को एक पेटीएम ठग के इस क्षेत्र में एक्टिव होने का प्रकरण संज्ञान में आया था। इसकी मॉडस ऑपरेंडी जो थी वो इस तरीके से थी कि ये छोटे छोटे दुकानदार जो ठेले लगाते हैं और अन्य छोटी छोटी दुकानों पे काम करते हैं, अपना दुकानों से रोजी रोटी कमाते हैं, उनको ये निशाना बनाता था। यह उन दुकानों पे जाता था और इस व्यक्ति का नाम मनोज कुमार है और ये जाता था और वहाँ पे पेटीएम करने की बात करता था। अगर लोग पेटीएम बताते थे कि मेरा पेटीएम बंद है या कुछ है या एक्टिव ही पेटीएम को, ये उन लोगों के पेटीएम को ले लेता था और उनके पेटीएम को सही करने के नाम पर, और ये अपने पास एक आई कार्ड रखता था जिसमें पेटीएम का पर्सनल लोन करने वाला अपने आप को एम्प्लॉय बताता था। उसके बाद इन लोगों का पेटीएम सही करने के नाम पे ये उन लोगों की मोबाइल ले लेता था। उन मोबाइल से इन लोगों के पेटीएम नंबर के आधार पर पर्सनल लोन ये लेता था और उस सिम को, उस दुकानदार के सिम को निकाल कर यह एक नॉन एक्टिव सिम डाल के कहता था कि आपका सिस्टम फिर से रिबूट हो रहा है, इसको जब रिबूट हो जाए तब आप ऑन करिएगा। और इसी बीच वह जाके मनी एक्सचेंज की दुकान पर वो जो पर्सनल लोन ये लिया रहता था उसको ये अपने पास ले लेता। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हरेंद्र भाटी ने भिवानी में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया भिवानी में होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता समेत फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष हरेंद्र भाटी और उनके कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। जब से आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी हरेंद्र भाटी को दी गई है, वह लगातार जमीनी स्तर पर लोगों को आम आदमी पार्टी की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। भाटी ने कहा, आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी, क्योंकि हरियाणा सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। और उन्होंने कहा, हरियाणा में आपकी सरकार बनते ही सभी को बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री दी जाएगी। एक तरफ
जहां सीएम योगी महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा देते हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनकी इन नीतियों का मजाक बनता दिखाई देता है। ताजा मामला रायबरेली से सामने आया है, जहां एक बस कंडक्टर का वीडियो वायरल होता है जिसमें 2 महिला के साथ अभद्रता करते हुए दिख रहा है। वीडियो में बस कंडक्टर महिला के साथ गाली गलौज करता नजर आ रहा है। जब इसी बात को लेकर महिलाएं व लड़कियों ने बात की गई तो पता चला कि बस में बैठने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कंडक्टर ने उसको जमकर गंदी गंदी गालियां दी। यात्रियों ने बताया कि बस ना रोकने पर महिला ने हाथ उठा दिया था, जिस पर यह बवाल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया है। अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई क्या कुछ की जाती है। ये आज जो है बस रक्षाबंधन पे महिलाओं के लिए फ्री है, ये किस बात को लेकर आपके बीच झगड़ा हो रहा था? बैठाया नहीं, इसीलिए फ्री के वजह से नहीं बैठाया, पैसा लेता तो बैठा लेता। आपने बस को रुकवाया था? हाँ, हमने रुकवाया था। कौन सी जगह है ये? कौन सी बाली में? मामला फरीदाबाद के गदपुरी टोल का है, जहां दबंगों ने टोल के कंट्रोल रूम में घुसकर टोल कर्मियों के साथ हाथापाई की। हाथापाई का पूरा मामला कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल कुछ दबंग रात के समय नशे की हालत में टोल पर आते हैं और टोल कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं, जिसके बाद टोल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दे दी है और सूचना के आधार पर पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। रात 2 लोग आए थे अनभिज्ञ, मतलब मैं जानता नहीं उन्हें, कंट्रोल रूम में आए और उन्होंने स्टाफ के साथ हाथापाई की। किस बात को लेकर हाथापाई की? क्यों, कोई जानता था कौन थे वो लोग? नहीं, मैं नहीं जानता उन्हें। क्यों की थी हाथापाई? ये पता नहीं क्यों आए वो। कुछ बताया भी नहीं कि क्यों आए हैं? नहीं। अच्छा, क्या क्या घटना हुई थी फिर? बस उन्होंने उनके साथ सीआरओ के साथ थप्पड़ मारे सीआरओ में, और इंचार्ज था उसके साथ भी। कुछ कह तो रहे होंगे कि भाई हमें ये करना है, या कोई बात है, कोई टोल से निकलने की बात थी या? नहीं, टोल से निकलने की कोई बात नहीं, वो मतलब कि ड्रिंक कर रखी थी और वो यहाँ चले आए। मतलब दबंगई करने के लिए आए थे सर? हाँ। खबर आगरा से है, जहां आगरा टूरिज्म ने आगरा घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसे ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट का नाम दिया गया है, जो आगरा आने वाले पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान लाएगी। इसकी शुरुआत सितंबर से आगरा पुलिस कर रही है, जो कि मार्च तक चलेगा। इसमें पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए एसीपी ताज सुरक्षा ने स्पेशल प्लान बना लिया है, जिसके तहत आगरा पुलिस आने वाले पर्यटकों को सुविधा और सुरक्षा देगी। ऑपरेशन डिलाइट क्या है और किस तरह से काम करेगा? आगरा पुलिस ने आने वाले पर्यटन सीजन के लिए ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट शुरू किया है। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है, हम टूरिस्ट को करेक्ट इन्फॉर्मेशन किस तरह से पहुंचा सकते हैं। उसके लिए कन्वेंशनल मीडिया, सोशल मीडिया, बोर्ड्स, पीए सिस्टम्स, सभी की मदद ली जाएगी। करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो सही जगह पे टिकट ले सकें, सही जगह पे जाकर एंट्री कर सकें और लपकों से बच के रहें। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है टूरिस्ट को फैसिलिटेट करना, ताकि जो भी समस्याएं हैं टूरिस्ट की, जहाँ जहाँ उन्हें लाइन लगानी पड़ती है वो उन्हें ना लगानी पड़े और वो यहाँ से डिलाइटेड होके जाए। जैसे टिकट काउंटर की फैसिलिटी को इम्प्रूव करना, यहाँ पर टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का एस्टैब्लिशमेंट करना, ये सारी चीज़ें हम सेकेंड कॉम्पोनेंट में करेंगे। थर्ड कॉम्पोनेंट जो है इसका एक्सटेंसिव एंटी लपका ऑपरेशन पूरे आगरा में चलाया जाएगा। जो भी लपकों के स्पॉट्स हैं, चाहे वो पुरानी मंडी हो, चाहे वो सेल्फी पॉइंट हो, चाहे वो आगरा कैंट स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, या ताजमहल और फोर्ट के आसपास का क्षेत्र हो, यहाँ हम लपकों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेशी खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।